नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तानी जहाज़ों के भारतीय बंदरगाह आने पर रोक संभव है, ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी जहाज़ों पर भी रोक लगा सकता है भारत। पाकिस्तान के लिए शिपिंग लाइन बंद कर सकता है भारत, ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के लिए डाक सेवा बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, जिसमें अब ये भी शामिल है कि शिपिंग लाइन को बंद कर दिया जाए पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान के शिप भारत की तरफ नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान के जहाज़ों के भारत आने पर रोक संभव है। इसके साथ साथ डाक सेवा भी बंद की जा सकती है, उस पर भी विचार किया जा रहा है कि डाक सेवा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो पाकिस्तान से लगातार सभी तरह के संपर्क खत्म किए जाने के बाद ये दो और अहम फैसले हो सकते हैं जो लिए जा सकते हैं भारत द्वारा, जिसमें जहाज़ों का भारत आना भी बंद किया जा सकता है, यानी जो पानी के जहाज़ हैं पाकिस्तान के वो भी भारत नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जैसी खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नए कार्रवाई पर, नए एक्शन पर विचार कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर करारी चोट लगी थी। अब समुद्री रास्ता बंद हो सकता है, डाक सेवा पर भी रोक लग सकती है, यानी चौतरफा एक्शन लिए जा रहे हैं। सिंधु के पानी पर भी भारत अस्थायी तौर पर संधि को रोक चुका है, यानी एक के बाद एक पहलगाम अटैक के बाद एक्शन लिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, और आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज के युग में यह कहा जाता है कि यह जरूरी नहीं है कि मिसाइलें मारकर ही दुश्मन पर वार किया जाए, आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ी जा सकती है दुश्मन देश की, और दुनिया से अलग थलग करके भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और इस वक्त भारत वही करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अपने ही लोगों के लिए पाकिस्तान ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। खबर अटारी वाघा बॉर्डर से है, जहां पाकिस्तान लौटने वालों की लंबी भीड़ है, लेकिन पाकिस्तान इमिग्रेशन गेट नहीं खोल रहा है। आज सुबह से पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोले हैं। हजारों लोग अटारी की तरफ सुबह से गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, पर पाकिस्तान लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर का गेट ही नहीं खोला है। भारत सरकार ने भले ही पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान वापस लौटने की अनुमति दे दी हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपने इमिग्रेशन जो गेट्स हैं वो खोले ही नहीं गए हैं, जिसके बाद भारत से जो पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटने के लिए यहाँ पर आए थे वो इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये जो पूरी वाहनों की लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान जाने वाले लोगों की है। आपने वापस पाकिस्तान जाना था? जी जी। तो क्या अब दिक्कत आ रही है? आप पाकिस्तान ने गेट क्यों नहीं खोले आपके लिए? पता नहीं, उन्होंने नहीं खोला है। यहाँ से कुछ कंफर्म नहीं है अभी। नहीं, यहाँ से तो ऑर्डर है हमारे पास, हमारे भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वापस जा सकते हैं, बॉर्डर खोला जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने गेट ही नहीं खोले, इसलिए आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। पता नहीं, कुछ हमें कंफर्मेशन नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है, कोई देश अपने ही सिटीजन्स को वापस नहीं ले रहा। पता नहीं यार, हम तो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्या मामला है पता नहीं। तो यहाँ आप देखिए, ये जो पाकिस्तानी यात्री हैं वो कह रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं। आप गाड़ियों का काफिला देखिए, पूरी जो ये वाहनों की कतार दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको छोड़ने के लिए गाड़ियाँ आई हुई हैं। आप देखिए, ऑटो के अंदर सामान भरा है, लोग इधर उधर जाकर अब पेड़ों के नीचे बैठ गए हैं, क्योंकि आगे जाने का जो रास्ता है वो पाकिस्तान की तरफ से खोला ही नहीं गया। ये जॉइंट चेक पोस्ट है, यानी पहले भारतीय इमिग्रेशन के द्वारा तमाम जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, और उसके बाद जो पाकिस्तान इमिग्रेशन काउंटर्स हैं उनके द्वारा डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद ही आगे कोई भी नागरिक, भले ही वो भारत का हो या फिर पाकिस्तान का हो, वो दूसरे देश में जा सकता है या फिर अपने देश में लौट सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने जो इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, जो गेट्स हैं, उनको नहीं खोला, जिसके बाद भारत सरकार के उस आदेश का भी फ़ायदा नहीं हुआ जो कि मानवता के आधार पर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में फंसे हैं वो वापस लौट सकें। लेकिन पाकिस्तान ने अपने गेट ही नहीं खोले। उनको पता था कि दूसरी तरफ उनके ही देश के यानी पाकिस्तान के नागरिक यहाँ से क्रॉस करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर जो नागरिक हैं उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर जो गेट्स हैं उनको नहीं खोला है।
अटारी बॉर्डर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान डिपोर्टेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एक ही परिवार के 6 सदस्यों की याचिका थी। आधार कार्ड और पैन कार्ड होने का दावा भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई करेगा। और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर दुश्मन की रूह कांप जाएगी। रिपोर्ट देखिए। पहले आतंक फैलाओ, फिर गीदड़ भभकी दो। ये आतंकी मुल्क पाकिस्तान की नीति है, लेकिन इस बार शहबाज और मुनीर को हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश महंगी पड़ने वाली है। भारत ने ऐलान कर दिया कि दुश्मन को चुन चुन कर मारेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में दहशत है। अब उस दहशत को भारतीय सेना ने और ज्यादा बढ़ा दिया। दुश्मन की हर हिमाकत को नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू हो गई है। अरब सागर में नौसेना ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगी तैयारी शुरू कर दी। दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए युद्धपोत को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास तटरक्षक पोत को अग्रिम क्षेत्रों में तैनात किया गया है, ताकि समंदर के रास्ते अगर दुश्मन कोई शरारत करने की कोशिश करता है तो उसकी कोशिश को वहीं तबाह कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे इलाके में नौसेना ने सख्ती बढ़ा दी है, ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। मतलब साफ है, चाहे धरती हो या समंदर या फिर आसमान, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान की फौज तैयार है। आज आर्म्ड कोर डे पर सेना ने शौर्य का वीडियो जारी किया। भारतीय बैटल टैंकों की ताकत देखकर पाकिस्तान का कलेजा बैठ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये हिंदुस्तान की फौज का युद्ध घोष है, ये हमारे शूरवीरों की ललकार है, ये भारत के जाबाजों की जिहादी पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी है। बैटलफील्ड में हिंदुस्तान का विध्वंसक टैंक की गर्जना, T-90 की दहाड़, अर्जुन टैंक की ललकार, T-72 टैंक का प्रहार, देख ले पाकिस्तान, यह रणभूमि के जंगी सुल्तान। ये वीडियो सेना की ओर से जारी किया गया है। आज आर्मर डे पर सेना के पराक्रम की तस्वीरें पाकिस्तान का मनोबल तोड़ देंगी। इस वीडियो के जरिए सेना का संदेश साफ है कि टैंक मैन हर चुनौती का फौलादी जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, बैटल टैंकों की गरज से पूरा इलाका थर्रा रहा है, चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा है। सभी बैटल टैंक ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से दुश्मन के डमी ठिकानों पर सॉलिड अटैक किया। कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तान की सेना का खात्मा होगा। इसी जंगी सीन की तरह पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकाने कब्रगाह बन जाएंगे। भीषण गर्मी तपते रेगिस्तान पर भारतीय फौज का जंगी जुनून देखकर इस्लामाबाद में बैठे मुनीर का कलेजा बैठ जाएगा। जंग की आहट से पाकिस्तान में खौफ है। एयर स्पेस बंद होने की वजह से कंगाल पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है। देखिए पूरा अपडेट। जैसा बोया वैसा काटेगा। पाकिस्तान ने आतंक और दहशतगर्दी के जिस भस्मासुर को जन्म दिया, वो अब पाकिस्तान को ही निगलने वाला है। भारत का प्रतिशोध अब जिन्ना के वारिसों को जलाकर भस्म कर देगा। पाकिस्तान की अंतकथा का आखिरी अध्याय शुरू हो गया है। एयर स्पेस बंद करने से कटोरा छाप पाकिस्तान को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान को हर दिन $3 लाख का नुकसान हो रहा है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान हेगड़ी दिखाने के चक्कर में बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंची। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान को हर दिन करीब $3 लाख का नुकसान हो रहा है। अगर बात करें ओवरफ्लाइट फीस की, तो उसे $2,32,000 की आर्थिक चोट पहुंची है। उसको लैंडिंग और पार्किंग शुल्क भी नहीं मिल रहा। वहीं इस्लामाबाद से पीओके जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। गिलगित जाने वाली PIA की 6 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। पाकिस्तानी फौज ये मानकर बैठी है कि अब किसी भी वक्त भारत हमला करने वाला है। इसी डर में इस्लामाबाद से पीओके जाने वाली उड़ानें कर दी गई हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब तक कश्मीर में 10 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। अब इस कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। देखिए ना, कई लोगों के मकान उड़ाए। अब मुझे बताइए, अगर बेटा मिलिटेंट बन जाता है तो बाप की क्या जिम्मेवारी है उसमें? माँ की या बहनों की क्या जिम्मेवारी? उड़ा दिया, किसने उड़ा दिया? मुझे बताइए, उससे क्या हम लोग मजबूत होंगे? उससे जो हमारी यकजहती है, क्या उस पर धक्का नहीं आ सकता? लोग नहीं सोचेंगे ये क्या हो रहा? इन्हें हर बात पे 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। उस एक्शन से कहीं हमारे में जो एक यकजहती हो गई है, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचे, मगर वो
दफ्तरों में बैठ के ये फैसले करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसका असर क्या होगा। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों के घर ढहाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के घर ध्वस्त करने का फैसला सही नहीं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के घरों पर बड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक 10 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया है, मगर ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को रास नहीं आई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है और अब पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर पाकिस्तान को यह बात समझा दी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। केंद्र सरकार ने दशकों पुराने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद अब पानी को किसानों तक पहुंचाने और उसके सही इस्तेमाल को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर गृह मंत्री अमित शाह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसी हफ्ते पानी के मामले पर बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पानी के स्टोरेज और नहरों को बनाने पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में सिंधु के पानी से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के किसानों को कैसे फायदा होगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा। दरअसल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास, सतलुज और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों पर अधिकार मिला था। अब इस संधि के सस्पेंड होने से पाकिस्तान में कृषि और सिंचाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। साथ ही पीने के पानी का गंभीर संकट भी पैदा हो सकता है। और पहलगाम आतंकी हमले की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील विषयों पर सबको गंभीरता बरतनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की अपील वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा कि जब हर भारतीय आतंकवाद से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा है तो ऐसी मांग कर सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराए। ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। इस वक्त मामले की संवेदनशीलता का भी ख्याल रखा जाए। कोर्ट ने पहलगाम हमले पर पीआईएल दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद के मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों का काम विवादों का फैसला करना है, न कि जांच करना। पीठ की नाराजगी को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों की बेरहमी से हत्या की। घटना के बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की बात कही। हालात की गंभीरता को देखते हुए देश में सभी विपक्षी दल भी मामले पर एकजुट हैं। बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने पीट हेगसेथ से फोन पर बात की है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। सुमित, इस बातचीत के दायरे में किन किन मुद्दों पर चर्चा की संभावना है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राजनाथ सिंह की ये आप कह सकते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद अब पहली बातचीत होगी ऑफिशियली, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ पीट हेगसेथ को ये बताया कि आखिरकार इस समय कश्मीर में जो ताज़ा हालात हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो हुआ कश्मीर में पहलगाम में, उसके पीछे किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, और खासतौर पर ये भी कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार इन सारी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व है। हालांकि देखिए और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ें आप दोनों तरफ से बातचीत से सॉल्व हो जाए, लेकिन भारत ने हमेशा अपना इन चीज़ों को लेकर अपनी आपत्ति या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी बात रखी है। तो राजनाथ सिंह की ये बातचीत बेहद इंपॉर्टेंट है इस पूरे पर्सपेक्टिव को लेकर कि अमेरिका को ना सिर्फ इस बारे में अवगत भी कराया गया, बल्कि डिस्कशन के दौरान ये भी बताया गया होगा कि निश्चित तौर पर कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे है। जी शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के ठिकानों पर रेड की गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई का प्लान तैयार कर लिया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है जो कश्मीर में इंसानियत के दुश्मनों की मदद करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपुरा में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के ठिकाने पर रेड की, जिसमें बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। इसके अलावा आरोप है कि इन संगठनों ने आतंकी हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। साथ ही इनके तार सीधे तौर पर आतंकियों से जुड़े हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इनके कॉल रिकॉर्ड भी खंगाल रही हैं।
ताकि कश्मीर में आतंकियों के मददगारों और आतंक फैलाने वालों के फन को पूरी तरह कुचला जा सके। और बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों ने 3 और जगहों की रेकी की थी, जिसमें एक अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल है। लेकिन बाद में आतंकियों ने इस पार्क में हमले का प्लान ड्रॉप कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एनआईए की तफ्तीश में कई अहम खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा ये कि बैसरन घाटी से पहले आतंकियों ने 3 और लोकेशंस को टारगेट किया था। उनमें से एक है अम्यूजमेंट पार्क पहलगाम का, और इस वक्त हम उसी जगह मौजूद है। ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरीके से ये अम्यूजमेंट पार्क है, और इसी अम्यूजमेंट पार्क को आतंकियों ने टारगेट किया था, बाकायदा रेकी की थी। इसके अलावा एक आरू घाटी है, एक बेताब घाटी है, जहां पर आतंकियों ने बाकायदा रेकी की, लेकिन यहां पर कोई एग्जिट पॉइंट ना होने की वजह से और साथ ही पहलगाम पुलिस स्टेशन से नजदीक होने की वजह से आतंकियों ने इस जगह आतंकी हमला करने के आइडिया को ड्रॉप किया, और उसके बाद उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अम्यूजमेंट पार्क के अंदर बच्चों के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर झूले से लेकर हर चीज के किए गए हैं, और यही वजह है कि बैसरन घाटी के अलावा ये वो अम्यूजमेंट पार्क है पहलगाम घाटी के अंदर जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ होते हैं सैलानी, और यही वजह है कि बाकायदा इस जगह की रेकी आतंकियों के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे हालात में बॉर्डर इलाके में स्कूली बच्चों को सीज फायर वायलेशन के खतरों से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस समय अगर कोई स्कूल वहाँ चल रहा होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका है, तो उस वक्त आपको अपने बचाव में क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो आपको उस वक्त अपना बचाव किस तरीके से करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताया गया आप लोगों को, क्या समझाया गया? आज हमें ये समझाया गया है अगर हम बढ़ रहे हो और फायरिंग हो रही हो तो फिर डेस्क के नीचे बैंड हो जाना है, अगर कुछ टाइम मिले और लेट जाना है, अगर कुछ 10-15 मिनट बंद हो तो बैंकर में आ जाना है। आपको क्या समझाया गया? हमें ये समझाया गया कि हमें जब फायरिंग हो तो डेस्क के नीचे छुप जाना है, अगर थोड़ा टाइम मिले तो बंकर में छुप जाना है। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का अब खात्मा संभव है। ऐसे में हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाफिज की मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आतंकी मुल्क अब हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी पंजों से नहीं बच पाएगा। भारत का शिकंजा पाकिस्तान की गर्दन पर कसता ही जा रहा है। पाकिस्तान छटपटा रहा है, लेकिन उसके बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। वहीं अब पाकिस्तान को इस बात का डर है कि लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन संभव है। ऐसे में आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार ने हाफिज सईद की सुरक्षा में जबरदस्त इजाफा किया है। लाहौर में जिस जगह हाफिज सईद रहता है वहां मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालत यह है कि सईद के घर में और उसके घर के आसपास बंकर बनाए गए हैं ताकि संभावित कोवर्ट ऑपरेशन के दौरान हाफिज सईद की जान बचाने के लिए उसे बंकर में भेज दिया जाए। यानी हाफिज सईद के घर को किले में तब्दील कर दिया गया है। उसके घर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ाई गई है। 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हाफिज की हिफाजत के लिए पहली लेयर पूर्व कमांडो तो दूसरी लेयर में पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। तीसरी लेयर में हाफिज के फिदायीन आतंकी पहरा दे रहे हैं, तो चौथी लेयर लाहौर पुलिस के जवानों की है। 5वीं लेयर में कट्टर समर्थकों की भीड़ खड़ी की गई है। और एक अहम खबर है, शाहपुर कंडी डैम का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। पठानकोट में रावी नदी पर बन रहा है ये डैम। जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों को इस डैम के बनने के बाद सबसे ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी पर भी इसकी वजह से रोक लगेगी। पाकिस्तान का जल्द ही हुक्का पानी अब बंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ रावी नदी का पानी जो जाता था वो अब जल्द ही बंद होने जा रहा है, क्योंकि शाहपुर कंडी डैम का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिरी तक ये काम जो है वो पूरा कर दिया जाएगा, जिससे साफ तौर पे रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता था वो अब बंद हो जाएगा। रावी नदी से लगभग पाकिस्तान को सालाना 8,000 करोड़ का
फ़ायदा होता था। वहीं अब इस डैम के ऊपर जो फ़ायदा है वो भारत के लोगों को मिलेगा और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों को मिलने जा रहा है। शाहपुर कंडी बैराज के बनने से 5000 हेक्टेयर ज़मीन में जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी छोड़ा जाएगा। तो वहीं 32,173 हेक्टेयर ज़मीन पर पंजाब के लोगों को फ़ायदा मिलने जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कटरा से श्रीनगर तक खास तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे आतंकियों की पहचान में मदद मिले। ये हाईटेक कैमरे संदिग्धों का चेहरा देखकर वाइब्रेट करने लगेंगे। लेकिन इसको लेकर और क्या तैयारियां हैं, इस पर कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट है, आइए दिखाते हैं आपको। हम बात पहलगाम की कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे की है जिसमें आप किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। मसलन अगर मैं अपनी तस्वीर दिखाऊं तो ये मेरी पूरी तस्वीर है जो यहाँ पे कैप्चर हो रही है, लेकिन इससे ठीक इतर अगर मैं तस्वीर में थोड़ा सा मास्क लगा लूँ, मास्क लगाने के बाद मेरी पूरी तस्वीर कवर हो जा रही है। लेकिन आइसोमेट्रिक से भी पहचान की जा सकती है। और कैसे, इस पूरे मामले को अगर आप देखिए तो पहले जो मेरी तस्वीर थी वो उसमें परसेंटेज और मास्क लगाने के बाद का जो परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज यह बताता है कि किस तरीके से अगर मैं मास्क लगा भी लूं तब भी जो है तकरीबन 85% तक जो है इसका डिटेक्शन बता रहा है, फेस डिटेक्शन दिखता है नॉर्मल टॉर्च की तरह। तो जैसे आपके पेट्रोलिंग ऑफिसर है वो कैरी करेंगे तो उनको लगेगा कि ये टॉर्च है, बट इसके अंदर एक कैमरा है जिसमें फेस रिकॉग्निशन है और इसमें आप अपना डेटाबेस डाल सकते हो संदिग्ध लोगों का। जैसे ही कोई इसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा, कैमरा देखेगा कि कोई संदिग्ध है और उसका डेटा ऑलरेडी है, तो ये इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा अथॉरिटीज़ को। कंट्रोल रूम में मैसेज चला जाएगा फोटो के साथ में और कितनी परसेंटेज इसके साथ में मैच हुआ है, और ये वाइब्रेट भी करने लग जाती है। और अहम खबर है, झारखंड में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। धनबाद से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड एटीएस ने ये अहम जानकारी दी है। भारी संख्या में हथियार और दस्तावेज इन संदिग्धों के जरिए बरामद किए गए हैं। ये अहम खबर है, झारखंड एटीएस ने इस पूरे रैकेट का खुलासा किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अलग अलग राज्यों में सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसीज को बड़ी कामयाबी मिली। झारखंड एटीएस की जांच में झारखंड में एक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। एटीएस ने इस सिलसिले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये सभी HUT, AQIS और ISIS नेटवर्क से जुड़े थे। 4 संदिग्ध गुलफाम, अयान, शहजाद और शबनम को धनबाद से गिरफ्तार किया गया। चारों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। संदिग्धों से पूछताछ में अम्मार याशर का नाम सामने आया है। अम्मार याशर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके मोबाइल से आतंकी दस्तावेज मिले हैं। अम्मार याशर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था। अम्मार याशर को 2014 में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 10 साल बाद जेल से छूटते ही अम्मार याशर एक बार फिर झारखंड में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हो गया। चारों संदिग्धों के पास से भारी संख्या में हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये लोग झारखंड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। अगली खबर हरियाणा और पंजाब में पानी पर विवाद बढ़ने को लेकर है। भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती से सवाल उठ रहे हैं। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें भाखड़ा नंगल डैम की हैं। पानी विवाद के बीच इस डैम पर अब पंजाब पुलिस का पहरा है। पंजाब पुलिस ने नंगल डैम की कंट्रोलिंग स्टेशन पर घेरा डाल दिया है। किसी को भी डैम के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। डैम के आसपास पंजाब पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते दिखे। इस विवाद पर डैम पर फोर्स लेकर पहुंचे पंजाब पुलिस के रोपवे रेंज DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा कि वो सिर्फ सिक्योरिटी रेस्क्यू करने आए थे। पानी के मुद्दे से पुलिस का लेना देना नहीं है। बता दें कि पंजाब में करीब 17 दिन से भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले 8,500 क्यूसिक पानी को घटाकर 4,000 कर दिया। पंजाब के CM भगवत मान ने कहा कि हरियाणा अपने कोटे का पानी मार्च में ही खत्म कर चुका है। वो 4,000 क्यूसिक भी मानवता के आधार पर दे रहे हैं। इससे पहले CM भगवत मान ने कहा था कि अब भाखड़ा डैम का पानी सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को अब एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। वहीं हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के CM भगवत मान की वजह से पानी पाकिस्तान चला जाएगा। ऐसे में पंजाब सरकार को सोचना चाहिए। जाति जनगणना को लेकर सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार जनगणना में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट।
पीएम मोदी की अगुवाई वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जनगणना में जातियों की गणना को मंजूरी दे दी है। इसकी मांग विपक्ष लंबे समय से करता रहा है। सूत्रों के मुताबिक जनगणना के लिए जल्द ही देश भर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। इस बार जनगणना में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत AI का इस्तेमाल होगा। इस बार जियो फेसिंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। जाति जनगणना के लिए इस बार फॉर्म में OBC क्लास को भी जोड़ा जाएगा। अब तक हुई जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉलम होता था। धर्म वाला कॉलम पहले की तरह ही बना रहेगा। जाति जनगणना में OBC की सब कैटेगरी होगी या नहीं, इस पर फैसला होना बाकी है। इस बार जनगणना में 30 से ज्यादा सवाल होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक सामाजिक हालत को बयां करने वाले प्रश्न होंगे। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक आधार पर जाति जनगणना की कोशिश हुई थी, जिसमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और मोदी सरकार के जाति जनगणना कराए जाने को मंजूरी देने के बाद देश में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को OBC विरोधी करार दिया है। वहीं ओवैसी ने सरकार से आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग की। 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। प्राइम मिनिस्टर छाती को मार के बोले मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं। आप एक बिल डालो ना पार्लियामेंट में, 50% रिजर्वेशन को ब्रेक करो। आप सेंसस कब शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका डेटा देश के सामने कब आएगा? क्या 29 पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हमको बताइए। जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने शरबत जिहाद मामले में बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के वश में नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहना बाबा रामदेव के लिए भारी पड़ता जा रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को उनके विवादित बयान के लिए फटकार लगाई है। दरअसल बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत को लॉन्च किया था और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस बयान के खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से कहा गया था कि ये धर्म के नाम पर हमला है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें हमदर्द के उत्पादों पर कोई भी बयान देने से रोक दिया था। लेकिन इसके बावजूद बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को लेकर एक नया वीडियो जारी कर दिया, जिसे कोर्ट ने अपमानजनक करार दिया है। अब बाबा रामदेव को नोटिस भेजने की तैयारी है। वहीं हमदर्द का कहना है कि बाबा रामदेव का बयान धार्मिक विभाजन पैदा करता है और ये हेट स्पीच के तहत आता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को जगह दी गई है। पीएम मोदी ने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया है। भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत दुनिया को चकाचौंध करती रही है। प्राचीन साहित्य प्रेरित करते रहे हैं। भारतीय साहित्य का तमाम भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 17 अप्रैल को भारत के 2 महान प्राचीन साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई। यूनेस्को ने श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को ने कुल 74 ऐसी कृतियों को शामिल किया है। इसके साथ ही मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कृतियों की संख्या 570 हो गई है। 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने यूनेस्को को अपनी एंट्री भेजी थी। यूनेस्को को वैज्ञानिक क्रांति, इतिहास में महिलाओं का योगदान जैसे विषयों पर साहित्यिक एंट्री भेजी गई थी। 1992 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की शुरुआत की थी। भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल हैं।
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पांडुलिपियों, ऑडियो विजुअल सामग्रियों और दस्तावेजी विरासत के अन्य रूपों तक पहुंच को सुरक्षित रखना और बढ़ावा देना है। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। खबर अटारी वाघा बॉर्डर से है, जहां पाकिस्तान लौटने वालों की लंबी कतारें लगी हैं, भीड़ नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान इमिग्रेशन गेट नहीं खोल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक ही परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से। आज सुबह से पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोले हैं। हजारों लोग अटारी की तरफ सुबह से गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, पर पाकिस्तान लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ के बावजूद पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर का गेट नहीं खोला है। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा इस वक्त बॉर्डर से मौजूद हैं। मोहित, इस वक्त क्या हो रहा है और सुबह से ये परेशानी बयां कर रहे हैं पाकिस्तान जाने वाले लोग, तैयार हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं अपना पूरा साजो सामान लेकर, लेकिन पाकिस्तान गेट नहीं खोल रहा है, वजह क्या बताई गई? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पहले कहा गया था कि वो 30 अप्रैल को अपना जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील कर देगा, लेकिन शायद पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी भी काफ़ी पाकिस्तानी नागरिक भारत में ही हैं और भारत सरकार ने मानवता के आधार पर सुबह ये फैसला लिया कि 1 मई से भले ही बॉर्डर पूरी तरह से सील किया जाना हो, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक जो अभी भी भारत में हैं उनको वापस जाने की अनुमति दे दी जाएगी अगले आदेश तक। लेकिन ये आदेश आने के बाद भी पाकिस्तान के नागरिक यहाँ पर कतार में खड़े रहे। इसके बावजूद भी 4 बार भारतीय इमिग्रेशन की तरफ से अप्रोच किया गया पाकिस्तान इमिग्रेशन को, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को। उनको कहा गया कि अपना गेट खोलिए, आपके नागरिक वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, वो आना चाहते हैं, उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस दे दीजिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गेट नहीं खोला गया। 4 बार बस यही कहा गया कि वो अपने सीनियर ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। जिसके बाद जो पाकिस्तान के नागरिक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक यहाँ इंतजार कर रहे थे, जब उनको बताया गया कि अब दोनों तरफ के गेट बंद हो चुके हैं और पाकिस्तान ने तो आपके लिए गेट ही नहीं खोला है, तो उसके बाद वो निराश होकर यहाँ से बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।